नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आफरीन। आप जुड़े हैं आयरा न्यूज़ से हमारे साथी ब्रिजेश लाही के साथ। मगरबी बंगाल चुनाव जो कि अपने आप में ही एक चर्चा का बायस है। 8 चरणों में चुनाव होने वाला है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। पश्चिम बर्दवान चुनाव जो कि 26 अप्रैल को होने वाला है। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं आसनसोल के एक जाने माने शख्स जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, वो कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बर्दवान के तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष, वो कोई और नहीं सैयद मोहम्मद अफरोज साहब से आज कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के वो नेता भी है। तो आइए आज हम उनसे कुछ जानकारियाँ लेना चाहेंगे इस इलेक्शन के संबंधित में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आयरा न्यूज़ पे। चौथे चरणों का चुनाव हो चुका है। शुक्रिया। चौथे चरणों का चुनाव हो चुका है और हम इस एरिया का जो चुनाव है वो 26 अप्रैल को होने वाला है। तो इस विषय में एक तृणमूल कांग्रेस से एक वर्ड निकल कर आ रही है, खेला होबे, जो कि बंगाल के हर एक बासी के बंगाल के हर एक लोगों की ज़बान पे खेला होबे ये वर्ड है। तो इस वर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खेला होबे कई माने में लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने जो खेला होबे का जो हम लोग ख़ास तौर से हम लोग इसको अपने कार्यकर्ता के अंदर जोश भरने के लिए, उनके अंदर नई एनर्जी लाने के लिए हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी बंगाल से पहले जिन जिन रियासतों में इलेक्शन हुआ, वहाँ के लोगों को कुछ रियासतों में वो बेवकूफ़ बनाने में, अपने जुमले से कुछ लोगों को अपने जुमले के अंदर लाने में, झूठ समझाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन बंगाल में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बंगाल के लोग बहुत ही समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और बंगाल के लोग उनकी हर सियासत को समझते हैं। और यहाँ जो ममता बनर्जी ने 10 सालों में बेइंतहा तरक्याती काम किया है, बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ मजबूती से जमे हुए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह आप आइए, नड्डा साहब और पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि आप ट्रम्प साहब को भी लेकर चले आइए। बंगाल में हम लोगों को हरा नहीं पाइएगा। आइए, खेला होवे आपको हम लोग सिखलाएंगे। हमारे बंगाल की छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आपको बताएंगे कि सियासत आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आपको हराया जाता है। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि खेला होबे। चलिए, ये थे कि खेला होबे क्या है, ये हमारे सैयद अफरोज साहब ने बताया है। अब एक बंगाल इलेक्शन, जैसे ही बंगाल इलेक्शन का जिक्र आता है, 2 पार्टियां उभर कर सामने आती है। एक है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी। इसी बीच एक और पार्टी AIMIM की पार्टी, AIMIM के प्रत्याशी दानिश अजीज़ ने अवैशी साहब का झंडा थामा है, अवैशी साहब की टीम में शामिल हुए हैं। तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है तृणमूल कांग्रेस और तीसरी तरफ जो है वो है अवैशी की पार्टी जो है वो सामने उभर कर आ रही। तो क्या लगता है कि कितनी वोट उस तरफ जाएगी? वोट तो जाने के बारे में हम लोग ज़्यादा वोट नहीं जाएगा, इतना हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने 10 सालों में जो डेवलपमेंट किया है और करीब 73 किस्म का सोशल वेलफेयर स्कीम अपनी जनता के लिए लाया है। साथ ही यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर दिया है और वीमेन प्रोटेक्शन दिया है। साथ ही हमारे हर क्लास के लोगों को वो अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक बेहतरीन डिज़ाइंड स्कीम किया है। ST SC और सारे वर्गों को लेकर, सारे धर्मों को लेकर यहाँ पे हर एक मज़हब के लोग अपने अपने अक़ीदे के एतबार से वो अपना काम करते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं। तो सभी लोगों की ख्वाहिश है कि ममता बनर्जी यहाँ बहुत लंबे दिनों तक यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार रहें और वो यहाँ की मुख्यमंत्री बनी रहें। इसलिए लोगों का वोट जो है बिल्कुल एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ, ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए पड़ेगा, ऐसा मेरा यकीन। तो ये हमारे सैयद अफरोज साहब ने कहा कि चाहे जो भी पार्टी आ जाए,
तीसरी बार भी बंगाल का जो ताज है वो हमारे ममता दीदी के सर पे रहेगा। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि जय श्री राम और खेला होबे, बंगाल में ये दो वर्ड नज़र आ रहे हैं कहते हुए, लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग दो वर्गों में बटे हुए हैं, एक जय श्री राम है और दूसरा है खेला होबे। तो इस बीच जो ये इलेक्शन है तो इसमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे पक्ष में रहेंगे? सबसे पहले मैं, आपने जय श्री राम का जिक्र किया, सबसे पहले मैं राम जी के लिए बहुत ही मैं अक़ीदत रखता हूँ, एहतराम रखता हूँ कि राम जी को पूरी दुनिया में एहतराम की निगाह से देखा जाता है और उनके तकरीबन हमारे 80 से 90 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, बल्कि इससे भी ज़्यादा मानने वाले भी लोग हैं। सबों का हम लोग बहुत ही सम्मान करते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी सियासी पार्टी है कि जो राम जी को भी, श्री राम को भी सियासत में लाकर उनके नामों को भी बदनाम कर रही है और ये सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए राम के नामों को बार बार लाती है। हम लोगों का इसी चीज़ पे विरोध है कि हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोग रहते हैं, सबों को अपने अपने पेशवा, रहनुमा, हम लोग भी प्रोफेट मोहम्मद के मानने वाले हैं। हम लोग भी यहाँ प्रोफेट मोहम्मद के नाम पे हम लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं या उनका नाम पे हम लोग जो है मिलाद करते हैं, लेकिन हम लोग उससे सियासत से कोई रिश्ता नहीं है। सियासत बिल्कुल एक अलग चीज़ है, रिलीजन मज़हब एक अलग चीज़ है। लेकिन बीजेपी जब से आई है ये राम जी को सियासत में लाकर ये गलत कर रही है, इसलिए हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं। सईद अफरोज़ साहब का ये कहना है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मज़हब के नाम पर सियासत कर रही है, जबकि हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोग रहते बसते हैं, तो इसका मज़हब का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे सईद अफरोज़ साहब से कि चौथे चरण का चुनाव हो चुका है कल की डेट में, यानी कि 10 अप्रैल में, तो वहाँ पे सुनने में आया है कि तृणमूल कांग्रेस के 4 लोग जो है वो घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस वाक़या की जितनी भी निंदा की जाए, कंडेम किया जाए, बहुत ही कम है। इलेक्शन एक डेमोक्रेसी प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर आदमी को अपना वोट डालने का अधिकार है, हक है। और जब कोई हमारा मतदाता पोलिंग स्टेशन पे वोट देने के लिए खड़ा है, सीआरपीएफ के लोग आते हैं, उन पे गोली चला देते हैं और 4 लोग जो है जाँ बहक हो जाते हैं। वो अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर थे, किसी के बेटा थे, किसी के भाई थे, उनकी जानों को लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसका इंसाफ होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक मुल्क है, हमारे मुल्क में एक आइन है, उस आइन के अंडर जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत सीआरपीएफ के लोगों को कि 4 लोगों की जान ले लेना, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सोचना होगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मतलब CIRPF के ज़रिया 4 लोग की डेथ हो चुकी है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि सही नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? सही नहीं है, बल्कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। ये हमारी और हमारे पार्टी की मांग है कि उसको जल्द से जल्द इसका जो है इसका इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी होकर ये इतनी बड़ी हिम्मत जो है उनको कैसे हुई, किसके कहने पर हुई, क्यों गोली चलाया, लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं शक की जो है वो सुई जो है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ उठता है, क्योंकि ये जो सीआरपीएफ के लोग हैं और जितने भी बीएसएफ के लोग हैं और ये सब होम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं, होम मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग होम मिनिस्ट्री साहब को
हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि ये घटना होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पे हुआ है। इसका हम लोगों को सही से विचार होना चाहिए। एक और सवाल मैं करना चाहूँगी सईद अफरोज़ साहब से कि कल का जो चुनाव हुआ 10 अप्रैल चौथे चरण का जो चुनाव हुआ, जिसमें बहुत सारी घटनाएं हुई जो कि नहीं होना चाहिए था, कुछ लोगों की मौतें हुई है, कुछ लोग घायल हैं और इस वाक़या के बाद बहुत सारे लोग खौफज़दा हैं। और पश्चिम बर्दवान का जो चुनाव है वो 26 तारीख को होने वाला है, 26 अप्रैल को होने वाला है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों का, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड है कि अमन शांति, यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए जो भी हो, लेकिन अमन शांति के साथ वोट हो, अमन शांति के साथ सब कुछ बना रहे जैसे अभी बना हुआ है। तो आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कल के वाक़या के बाद? मैं पश्चिम बर्दवान ज़िला के सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सीआरपीएफ के लोगों ने जो 4 लोगों की जान ली है, उसके पीछे उनका मेन इंटेंशन भी यही था कि लोग घरों से कम निकले और पोलिंग स्टेशन तक कम जाएं, उनसे वो डर जाएं, खौफज़दा हो जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उस घटना के बाद, उस एक्सीडेंट के बाद हम लोग तृणमूल कांग्रेस के सारे हम लोग वर्कर हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट रहेंगे और अपनी अपनी ड्यूटी को हम लोग समझते हुए, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को हम लोग समझते हुए उसको पूरी निभाने की कोशिश करेंगे। और हर एक पोलिंग स्टेशन पे हम लोग इसके लिए एक स्पेशल हम लोग स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं, ताकि हमारे वोटर को कहीं से भी कोई परेशानी ना हो। और सीआरपीएफ के लोग या बीएसएफ के लोग या इलेक्शन कमीशन के जितने भी लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, सबों के साथ हम लोग तो अपनी तरफ से तृणमूल कांग्रेस के लोग फुल कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर उन लोगों की तरफ से कोई भी गैर जमहूरी और गैर आइनी चीज़ आएगी तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी भी देकर हम लोग अपने वोटर्स को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग कहीं से भी ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को हम लोग यहाँ पे कमज़ोर करने की जो साजिश ये लोग रच रहे हैं, उसमें उन लोगों को कामयाब होने नहीं देंगे। जी, तो ये थे हमारे सईद अफरोज़ साहब, जिन्होंने कहा कल के वाक़यात के बाद एक दहशत का माहौल फैल चुका है और यहाँ के लोग भी काफ़ी यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि चौथे चरणों का जो चुनाव हुआ है लोगों की जाने गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। लेकिन हमारे सईद अफरोज़ साहब ने कहा है कि नहीं, यहाँ के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सही ढंग से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता बेफिक्र होकर घरों से निकले, वोट दे। यहाँ के लोगों को किसी तरह का कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अफरोज़ साहब, हमारे चैनल, हमारे आयरा न्यूज़ में आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी ब्रिजेश लाही, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिजेश का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अहमियत दी और मुझे कुछ अपने चैनल पे कहने का मौका दिया। मैं सारे व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आइंदा फिर मुलाकात होगी 26 तारीख से आगे। ये थे हमारे सईद अफरोज़ साहब। लेते हैं, चलिए इजाज़त, मिलते रहेंगे फिर इसी तरीके से। मैं अपने साथी ब्रिजेश लाही के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।